दोस्तों नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा है ईवीएम की। आज हम बात भी करेंगे ईवीएम की। ऐसा क्या है कि यह चर्चा में आ गया है? अचानक कुछ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के चांदनी चौक और कहां कहां पहुंचकर और एक ईवीएम जैसी मशीन का प्रदर्शन करते हैं और वहां ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, इसमें आप जिनको वोट डाल रहे हैं उनको नहीं जा रहा है और कोई भी पार्टी इसके आधार पर इसको मैनेज करती है और इसके आधार पर चुनाव जीत जाती है। पहला प्रश्न कि यह ईवीएम जो आया अस्तित्व में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले किस तरीके से चुनाव हुआ करते थे जब बैलेट से होता था। कितनी आसान थी बूथ कैप्चरिंग। एक आदमी कट्टे के बल पर अंदर जाता था, पूरे बैलेट पेपर उठाता था, मोहर ठोक देता था एक साथ और उठाकर उसमें डाल देता था बैलेट बॉक्स में। अब क्या हो रहा है? आप जब तक कि पीठासीन अधिकारी के यहाँ से कमांड नहीं दिया जाएगा तब तक वोट नहीं पड़ सकता है, दोबारा ईवीएम की बटन नहीं दबाई जा सकती है। तो स्पष्ट है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। चूंकि अब केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगभग हर बूथ पे लगाया जाने लगा है, ऐसी स्थिति में इस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हो गया। गुंडा बदमाश जैसे लोगों को अब वह काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या क्या आती थी? दूसरी समस्या यह आती थी कि एक बहुत लंबी काउंटिंग की प्रक्रिया चलती थी, लगभग 2 दिन, 2.5 दिन, 3-3 दिन तक। कर्मचारी थक जाते थे, सो जाते थे, तमाम गलतियां होती थी उसमें। अब मात्र 3-4 घंटे के अंदर परिणाम आ जाता है। तो दूसरा ये हुआ कि समय की कितनी बचत हो जा रही है और एकदम एक्यूरेसी रहती है। वहाँ पर प्रत्येक पार्टी का कैंडिडेट का जो प्रतिनिधि होता है वो मौजूद रहता है हॉल में और वो देखता रहता है, उसको दिखाकर ही मशीन की काउंटिंग रिजल्ट दिखाया जाता है। तो एक तरीके से उसमें पारदर्शिता भी आ गई है। तीसरी चीज, सवाल यह है कि क्या इसमें कोई सेटिंग की जा सकती है? आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में पूरे देश में लाखों कर्मचारी अधिकारी लगाए जाते हैं। सभी लोगों को यह मान लेना कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा न तो व्यवहारिक दृष्टि से संभव है और न ही सैद्धांतिक दृष्टि से संभव है। फिर जब आप इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि ईवीएम की पूरी जो सेटिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके पहले ही इंजीनियर्स आते हैं और उन तहसीलों में जहाँ पर भी इसको वेयर हाउस में रखी होती है मशीनें, उनको सही करते हैं। सभी मशीनें चेक करते हैं, चेक्ड ओके का वो स्टिकर लगाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से जाते हैं। फिर जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है नामांकन की, जैसे ही जिस दिन बैलेट पेपर का अंतिम रूप सामने आ जाता है, अंतिम रूप से सभी जो प्रत्याशी हैं वो चयनित हो जाते हैं और उसके बाद बैलेट पेपर बनता है, बैलेट पेपर छप के आता है। उसके बाद इसकी प्रक्रिया को, सेटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। उस समय जबकि किसी भी जिले में, जहाँ भी तहसीलों में इसका कैंप लगाया जाता है, जहाँ पर ये सेटिंग हो रही होती है, उसमें प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं और उन्हें बाकायदे आमंत्रण देके बुलाया भी जाता है। वो मौके पर जिस भी तरीके से चाहें वो मशीन को टेस्ट कर सकते हैं। यह तो हुई एक प्रक्रिया। दूसरी, जिस समय ये बेल्ट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो ईवीएम के दोनों पार्ट हैं और वीवीपैट, ये जब जाता है वहाँ पर जब जाता है तो सबसे पहले तो जो पीठासीन अधिकारी है वो रात में ही उसको पहले अपने से चेक करके यह संतुष्ट होता है कि उसमें कोई भी वोट नहीं है, 0 है। दूसरा, सुबह के समय उन्हें मॉक पोल करना होता है। उस मॉक पोल में सभी को आमंत्रित किया जाता है जो भी कैंडिडेट्स के
प्रत्याशियों के जो एजेंट्स होते हैं उनको अपने सामने, वो चाहें उसको डाल सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सब कुछ उनको अधिकार होता है उस समय। उसके बाद उन्हीं के सामने मशीन को पूरा जीरो किया जाता है और जीरो करने के बाद फिर वहां पर वोटिंग स्टार्ट की जाती है। जब वोटिंग समाप्त होती है तब भी सभी को अधिकार है कि जो सील लगाई जाती है, जो उसमें प्रपत्र लगे होते हैं, जो स्लिप लगी होती है, उस पर वो लोग चाहें तो अपने हस्ताक्षर वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया को आप समझिए। पूरे केंद्रीय बल के नेतृत्व में वो मशीन लाई जाती है जिला मुख्यालय पर, जहां पर उसे रखा जाता है। उस जहां ये बनाया गया है इनको रखने के लिए, जो भी वेयर हाउस रहता है, स्ट्रांग रूम जिसको कहते हैं, उस स्ट्रांग रूम के सामने भी लोकल सिपाही नहीं होते हैं, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर लगाया जाता है। पूरे स्ट्रांग रूम को सीसी कैमरे में कैद किया जाता है। वो सीसी कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। अगला जो प्रक्रिया है उसके तहत सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उस कैंपस के पास अपना टेंट लगाकर, कैंप लगाकर अपने प्रत्याशी जो हैं उनके एजेंट्स को वो वहाँ निगरानी करने के लिए रख सकते हैं। उन्हें बाकायदे आवेदन देने पर अनुमति दी जाती है और वो वहाँ से रहकर दूर से थोड़ा उस पर निगरानी रख सकते हैं। अब आप बताइए कि इस तरीके से मशीन जो है स्ट्रांग रूम में आती है, इस स्ट्रांग रूम में कोई कैसे कमाल कर सकता है, अब ये तो पता नहीं। देखिए, जितने कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगाए गए रहते हैं, निश्चित रूप से सरकार के प्रति या शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रहती है, लेकिन जहाँ तक उनके व्यक्तिगत सोच की बात है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही विचारधारा के समर्थक हों, एक ही राजनीतिक पार्टी के समर्थक हों। फिर जब नेक्स्ट डे काउंटिंग होती है उस समय भी उनके एजेंट्स होते हैं सामने, उनके सामने एक एक मशीन को दिखाया जाता है, तब रिजल्ट का बटन दबाया जाता है जब वो अपनी सील आदि से संतुष्ट होते हैं। इतने उसके बाद भी उसे सभी रिजल्ट्स को सुरक्षित रखा जाता है एक निश्चित समय अवधि तक। यदि कोई चुनाव के खिलाफ कोई पिटीशन डालता है या कुछ भी करता है, वहां वो मशीन पेश की जा सकती है। इसके बाद भी यदि ये सोचा जाता है तो आश्चर्यजनक है। इससे ज्यादा फुल प्रूफ व्यवस्था चुनाव आयोग क्या कर सकता है। जब जब इस पे आवाज उठाई जाती है, जब जब आपत्ति उठाई जाती है, चुनाव आयोग स्वयं या फिर जो भी उसका पूरा सरकारी तंत्र है उसके माध्यम से इसको जनता के बीच में लाया जाता है, जनता को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि यह लोकतंत्र है। यहाँ सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी को अपनी चीज़ों को देखने का अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का जो प्रयोग कर रहा है वो सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि मैं 30 साल तक इस प्रक्रिया से सरकारी तौर पर जुड़ा रहा हूँ और मैंने इसमें देखा है कि कितनी पारदर्शिता से चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में मैं किसी को आक्षेपित नहीं करना चाहता हूं। जो यूट्यूब पे तमाम पत्रकार साहब लोग आ गए हैं और तमाम बातें कहते हैं, कहने के पहले सोचना चाहिए, यह भी सोचना चाहिए कि उनकी बहुत सारी फॉलोइंग्स है और उनके ऊपर क्या असर इन चीज़ों का पड़ेगा। इस पर एक बार आप भी विचार करिए। जो कुछ भी मैंने कहा है, यदि इसमें आपको कोई भी आपत्ति हो तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं। मैं सहर्ष आपको जवाब दूंगा और बाकी सब आपके ऊपर।